नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग राज्यपाल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। इसे कवर किया जा रहा है घटना चक्र नामक पुस्तक से, और इससे पहले इसी चैनल पर सर्वोच्च न्यायालय तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग जाकर वो सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना याद रखिएगा, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सीधा प्रश्न पे। यहाँ पे है पहला प्रश्न कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ा गया था भाई? तो पहला है कि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, तो ये तो सही बात है। फिर दूसरा है निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ऐसी बात नहीं है। तीसरा है निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, तो ये भी बात सही है। और चौथा है कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। अभी निर्वाचित नहीं होते हैं, नामित होते हैं राज्यपाल, ठीक है। देखते हैं हम लोग व्याख्या कि संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। कृष्णामाचारी, बीजी खेर, जीबी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अंततः देश की परिस्थितियों एवं आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया, ठीक है। नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया और निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया। क्यों भाई? तो इसका कारण है कि अनावश्यक निर्वाचन का व्यय बढ़ेगा, एक तो खर्च बढ़ जाएगा, दूसरा कि निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। अगर दो मुख्य व्यक्ति राज्य में निर्वाचित होते हैं तो उनमें अहम की लड़ाई हो जाएगी, दोनों में ईगो आ जाएगी। मुझे भी जनता ने चुना है, तो वो कहेगा मुझे भी जनता ने चुना है, मैं भी प्रमुख हूँ। तो ऐसे में मतलब दुष्परिणाम ये सब आता कि आपस में टकराव की स्थिति हमेशा रहती। तीसरा है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व एवं संघर्ष को जन्म देंगी। और चौथा था केंद्र का राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण न हो सकेगा। और पांचवा अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। ये कब पूछा हुआ है? 45वीं बीपीएससी और 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 में भी। आगे चलते हम लोग सीधा यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। उससे पहले थोड़ा सा आर्टिकल देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति की बात हो रही है। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ये कहीं कहीं टिक लगा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा कोई बात नहीं है, इतना तो चल ही सकता है ना। आगे चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किनके द्वारा? भाई राष्ट्रपति के द्वारा। देखते हैं फिर क्या है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। छठवां प्रश्न है भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान देना है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, भारत का नागरिक हो, चाहे वो पंजीकृत हो या फिर देशीयकरण द्वारा हो, फिर जैसे भी हो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा है उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है राज्यपाल के लिए खास करके। चौथा है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जाहिर सी बात है एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 एवं 4। यहाँ पे है आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएं हैं। पहला तो कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। तो अब ये है कि जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, ये ठीक है। फिर आगे है 7वां संविधान संशोधन 1956। ये संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है। इसके माध्यम से अनुच्छेद 153 के परंतु के रूप में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकेगा। अतः अभिष्ट उत्तर वही डी होगा। इतना तो पता ही चल गया। आप लोगों को क्या याद रखना है बस यहाँ पे आर्टिकल 153 और उसको किससे रिलेट करना है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार। मतलब 7वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 153 में संशोधन किया, ओवरऑल संविधान में ही संशोधन किया, बट आर्टिकल 153 को लक्षित किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति
2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, अब 7वें प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 157। अभी हमने कहाँ पढ़ा था? यहाँ पे आर्टिकल 157 के अनुसार। 8वां प्रश्न है, निम्न पर विचार करना है और नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे है पहला कथन कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तो ये तो सही बात है। फिर है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। बताना जरा, 3री अनुसूची में है क्या ये? फिर आगे आता है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर चौथा प्रश्न है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो ये भी सही बात है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 एंड 4 सही है। यहाँ पे देखते हैं, अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। ठीक है, यानी अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है उच्च न्यायालय के, तो जो उनसे वरिष्ठ होंगे, मतलब उनके बाद जो वरिष्ठ होंगे, उनके समक्ष वो शपथ लेंगे राज्यपाल। ठीक है, और राज्यपाल का शपथ जो है वो अनुच्छेद 159 में दिया गया, ना कि भारत की 3री अनुसूची में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो ये हमने देखा अभी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 10वां प्रश्न है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कथन क्या है भाई? तो है कि उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ये सही बात है। फिर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, प्रसाद पर्यंत रहते हैं, सभी को पता ही होगा। फिर उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति नहीं था, ये हमने पढ़ा। ऊपर कौन सा आर्टिकल, बस आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। फिर आगे है कि सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो ये भी सही बात है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 154 और 155 में कथन 3 जो आर्टिकल 154 कथन 3 क्या है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति नहीं है। तो यही मैं पूछ रही थी, आंसर आ गया सामने आपके। अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे लिख भी सकते हैं आप लोग। 11वां प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है कि वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। कौन सा संशोधन के द्वारा उन्हें किया जा सकता है? अभी ऊपर जस्ट पढ़ा है हमने, ये था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ठीक है, फिर क्या है कि वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। तो ये भी सही बात है। तो डी ऑप्शन क्या है कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। तो सिर्फ स्वीकार करने से नहीं होता ना, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं, आर्टिकल 156(1) के अनुसार यदि अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तब पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे पदच्युत कर सकता है। ठीक है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया आ सकती है या फिर कुछ। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं ये। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, और बाकी कथन सही है। अब 12वें प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो पहला है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है इस कथन से। फिर दूसरा है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हटाया जा सकता। जब हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद पे रहते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि 5 वर्ष पूर्व उन्हें वहां से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो दोनों कथन गलत है, आंसर हो जाएगा दोनों ही नहीं। यहाँ पे देखते व्याख्या कि संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं पद। ठीक है, फिर 56(3) क्या है कि इस 156(3) के परंतु के अनुसार राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, 13वां प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 155 के अनुसार नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156(1) के तहत वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इस प्रकार एक ओर तो वह राज्य शासन का मुखिया होते हैं, दूसरी ओर केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो व्याख्या, पहला है कथन कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कौन एक सही पूछ रहा है? बी है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऐसा है क्या? शपथ केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, ठीक है, नियुक्ति उनकी नहीं होती उनके द्वारा। फिर है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। बाकी चौथा की विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो ये भी सही, ये गलत है, सॉरी, सही तो हम लोगों ने देख लिया, ये गलत है बाय मिस्टेक, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। पूछ रहा था कौन सा एकमात्र सही है। यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल है, आप लोग इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, ऊपर इसका रिपीटेशन हो चुका है। एक आर्टिकल देख लेती हूँ कि अनुच्छेद 239 क 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 239 क 5, ठीक है, और पुदुचेरी का संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963, ठीक है। ये 2 चीज आप लोगों को याद रखनी है। 16वां प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है व्याख्या, वैसे ये पुराना है, मतलब बीपीएससी 2002 का प्रश्न है, वैसे भी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 17वां प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के 6ठे संशोधन के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे है, यहाँ से देखते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक है। आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे राधा कृष्ण माथुर। ये प्रथम की बात हो रही है, ठीक है। और JNK का किन्हें नियुक्त किया गया, आप लोग बताना जरा कमेंट सेक्शन में। 20वां प्रश्न, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। राज्य की परिलब्धियां, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 202(3) क। ये आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है, राज्य की संचित निधि आर्टिकल 202(3) क। 21वां प्रश्न है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते क्या प्राप्त होंगे? ऑप्शन है राज्यपाल की व्यक्ति इच्छा के अनुसार, और बी है राष्ट्रपति के निर्णयानुसार, सी देखते हैं गृह मंत्रालय के निर्णयानुसार, और डी की इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे, ठीक है। तो राष्ट्रपति बोलेंगे कि इन्हें इस तरह से वेतन दिया जाना चाहिए, वैसे ही दिया जाएगा। तो देखते हैं, संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 158(3) क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे संदेय या उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाते हैं जैसा राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां की बात हो रही है? पहला है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, मंत्रियों की नियुक्ति करना, नहीं, मंत्रियों की नियुक्ति वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तीसरा प्रश्न है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, तो ये बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 3। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, ये भी बिल्कुल गलत है, ये चौथा ऑप्शन मुझे दिखा नहीं था। आगे चलते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी एक राज्य के राज्यपालों से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 164(1) किससे रिलेटेड है? मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे, इससे है। और फिर आर्टिकल 200 किससे रिलेटेड है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक है
वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। ये संवैधानिक विवेकाधिकार शक्तियां हैं उनकी, राज्यपाल की। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग 23वें प्रश्न पे। 23वां प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो कैसे भाई? तो विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, ये भी सही है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, आर्टिकल 200 के तहत हम लोग ने अभी देखा। और चौथा है कि विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, ये भी सही है। और पांचवा कि उच्च न्यायालय के परामर्श मांगने के लिए, ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है। 24वां प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? तो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 200, तो इसको तो पढ़ने की जरूरत है नहीं दोबारा। आगे चलते हैं। 25वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 200, बार बार रिपीट हो रहा है। 26वां प्रश्न है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पूर्व स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या होगा? जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, मतलब उतना ज्यादा इसमें कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट, और आर्टिकल भी रिलेटेड नहीं है, तो देख लीजिए आप लोग। आगे इसमें 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 213 हो जाएगा। और राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत ये अध्यादेश पारित करने की शक्ति है? तो आर्टिकल 1 2 3। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति और आर्टिकल 213। यहाँ पे बस पहले दूसरे जो डिजिट हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर देना है, 2 को पहले स्थान पे, 1 को दूसरे स्थान पे ला देना है, 2 1 3। ठीक है, 1 2 3 राष्ट्रपति के लिए, 2 1 3 राज्यपाल के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो वही है कि अनुच्छेद 213(2) के अनुसार इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः संवेद यानी पुनः ये अस्तित्व में आने के पश्चात उससे स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा विधानमंडल को पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह के बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। ठीक है। 28वां प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? राज्यपाल की बात हो रही है तो अनुच्छेद 213 हो जाएगा। फिर 29वां प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य की विधायिका के द्वारा। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये फिर से वही हो जाएगा। ठीक है। 31वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? तो आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, न कि राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उन्हें हटाया किन के द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये आप लोग को पढ़ लेना चाहिए। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे कवर किया जाएगा, जो और वीडियो आएंगे उसमें, तो आप लोग उसे देखेंगे जरूर। अगले प्रश्न में चलते हैं। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से अपना उत्तर चुनिए। पहला है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो ये तो बिल्कुल से अभी हमने पढ़ा। फिर वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। देखते हैं फिर आगे क्या कहता है ये। तीसरा है कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो ऐसा नहीं है भाई, उनके पास है न्यायिक शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 सही है, बाकी सभी गलत है। तो यहाँ पे क्या है, राज्य को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 217(1) के अनुसार कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। फिर अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 171 द्वारा। ठीक है, तो विधान परिषद के कितने लगभग 1/6 भाग को, सदस्य संख्या के 1/6 भाग को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। और वो किन किन से वो सिलेक्ट किए जाते हैं? तो कौन कौन से क्षेत्र से? तो आंसर हो जाएगा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा। ठीक है। फिर आगे है आर्टिकल 168(1) के अंतर्गत राज्यपाल
राज्य विधानमंडल का हिस्सा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो हिस्सा नहीं है, तथा अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इसको जरा मैं क्लियर कर दूं, कौन कौन सा आर्टिकल हम लोगों ने देखा अभी। तो यहाँ पे हो जाएगा एक, तो पहला अनुच्छेद 217(1), फिर अनुच्छेद 171, फिर अनुच्छेद 168(1) और फिर अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 217 में क्या हुआ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या 1/6 राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 161 में क्या देखा, राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है। और अनुच्छेद 161 में क्या देखा, यहाँ पे अनुच्छेद 168(1) में देखा था हमने, राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है। और अनुच्छेद 161 में देखा राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। ठीक है, 33वां प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कि वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो ऐसा नहीं है भाई, वो मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकते। ठीक है, ये देख लेना है। आगे चलते हैं हम लोग। मृत्यु दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। 34वां प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन है, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो ये गलत है, किंतु आर सही है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, संविधान का अनुच्छेद 361(1) के तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल, 361(1). और 361(2) क्या कहता है, इसके अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक या दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी, यानी कि व्यक्तिगत कार्य में यदि उन पर दीवानी मुकदमा है तो वो चलाया जा सकता है। लेकिन किस स्थिति में चलाया जाएगा वो मुकदमा भाई, तो वो भी देखना है हमें जरा, किस स्थिति में चलाया जाएगा। कि यहाँ पे है कि तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना या उनके कार्यकाल में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। यानी कि उनको 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ इस मामले में दीवानी मुकदमा चलने वाला है, तो आपको तैयार रहना है, तभी ये मुकदमा चलाया जा सकता है उन पर। और किस स्थिति में, यदि व्यक्तिगत कृत्य कोई किया गया है उनके द्वारा, तभी चलाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। 35वां प्रश्न, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। तो ये सही अभी पढ़ा हमने। फिर दूसरा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये तो अभी देख लिया था आर्टिकल हमने। बाकी देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें विषय से संबंधित है। इस खंड के 4 में प्रावधान है कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। और कम क्यों नहीं किए जाएंगे, अगर कम किए जाते हैं यानी कि आप राज्यपाल पे नियंत्रण रखना चाह रहे हैं, वेतन कम करके, उनकी सुविधा कम करके आप चाह रहे हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है, तो इसीलिए कम नहीं किए जाने का प्रावधान है। आगे चलते हम लोग। आगे है 36वां प्रश्न, कि निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो पहला देखते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। तो ये देखा हमने, सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, ये भी सही है। और सी है कि एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 माह का लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। तो ये भी पढ़ा हमने। कौन सा आर्टिकल पढ़ा था, 361 का 4 में ये लिखा हुआ है कि 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, अगर आपको नहीं याद है तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। और डी क्या है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। ऐसी व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 163(3) में प्रदान की गई है। ठीक है, तो आप लोगों को 2 यहाँ पे आर्टिकल याद रखने हैं। एक तो आर्टिकल 74 का 2, ठीक है, और दूसरा आर्टिकल 163 का 3। अब 37वें प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। 38वां प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू।
सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत की राज्यपाल रही थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहले का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। ठीक है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो यह भी पढ़ा था हमने, सरोजिनी नायडू। 40वें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किनकी स्मृति में? तो ये आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वे भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। 41वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर हो जाएगा पद्मजा नायडू। ठीक है। कार्यकाल क्या था इनका? 1956 से 1967। और फिर जबकि यहाँ के प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ 30 जुलाई 2019 से हैं और विजय लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। 42वां प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था वो कौन थे? रघुकुल तिलक थे। तो क्या है कि भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे जिन्हें अक्टूबर 1980 में बर्खास्त किया गया था और अगस्त 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था जो कि राजस्थान के ऐसे पहले राज्यपाल थे। अब 43वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो? तो ये आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग का कहना था। सरकारी आयोग कब आया था? 1983 में। क्यों कहना था कि यदि वो वहाँ के राजनीति से इन्फ्लुएंस होते हैं तो फिर कामकाज में बाधा आएगी, नीतियों पर प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए बोला गया था कि राज्यपाल बाहर का कोई व्यक्ति हो, संबंधित राज्य से बाहर के व्यक्ति हो। ठीक है, यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि सरकारी आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। और ध्यातव्य है कि बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूद व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में क्या आयोग गठित किया था। ठीक है, और इसके अन्य सदस्य थे बी शिवरामन और डॉक्टर एस.आर. सेन। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें हम लोगों ने राज्यपाल से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगले जो वीडियो आएंगे उसमें होगा राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोगों को इस सीरीज के साथ, इस चैनल के साथ बने रहना है। बाकी चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।